नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने मुगल पीरियड को स्टार्ट किया है और मुगल पीरियड के अंदर हमने पहला लेक्चर बाबर और सेकंड जो लेक्चर हमारा हुआ वो हुमायूं से संबंधित था। कंप्लीट जानकारी हमने बाबर और हुमायूं के बारे में आपको पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर दी। कंप्लीट मुगल काल हम दोस्तों यहाँ पे आप अपना करना जा रहे हैं। आज उसी क्रम में उसी कड़ी के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दोस्तों, वो शेर शाह सूरी करेंगे। ये टॉपिक आपको मतलब एज इट इज, अगर आप इसको दोस्तों बहुत बढ़िया से इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लोगे, देख लोगे, तो निश्चित ही इसका फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों। लगभग 45 दिन का समय अभी आपके पास एग्जाम के अंदर बचा हुआ है। अगर आप मन बना के 45 दिन ये तैयारी आप अगर अपने डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करोगे तो दोस्तों निश्चित ही ये जो पेपर है अब की बार ही आपका जून वाला क्रैक हो जाएगा। दिसंबर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ दोस्तों की जो क्वेरीज आ रही है कि बैच ज्वाइन करना है, देखो 45 दिन का समय है दोस्तों, है ना। हम फुली जो सिलेबस है आपको 45 दिन में यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो दोस्तों बैच ज्वाइन कर सकता है। लाइव क्लास होती है अपनी गूगल मीट के ऊपर, अभी क्लास हो रही है दोस्तों। कंप्लीट मॉडर्न मिडाइवल एंशिएंट और हिस्टोग्राफी दोस्तों वहां पे आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शेर शाह सूरी से संबंधित। एग्जाम ओरिएंटेड अपना पूरा ये फोकस जो रहता है कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम भी नेट जो है ना, अपना ये नहीं है कि एसएससी में क्या है, यूपीएससी में क्या है, यूपीपीसीएस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेट या फिर क्योंकि ये वाला तो टारगेट जून वाला है तो प्रॉपर नेट ही है, इसमें टीजीटी पीजीटी भी नहीं है जो लेक्चर बनाने के माध्यम है। बाकी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और डीएसएसबी केवीएस के अंदर भी इसी टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी शासक को हम पढ़ते हैं, शासक के बारे में उसकी प्रारंभिक अवस्था को हम देखते हैं कि कैसी प्रारंभिक अवस्था उस शासक की रही होगी, ठीक है ना। आप एक चीज देखते हैं कि शेर शाह सूरी बाबर है ना कहीं एक दूसरे कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे बाबर और शेर शाह सूरी, लेकिन डिफरेंस है, एक एक चीज को रिलेट करके चलना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़कर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी नंबर आपको प्रोवाइड हो जाता है लिंक के अंदर, ठीक है। तो बाबर शेर शाह सूरी के बारे में हम देखेंगे। तो शेर शाह सूरी जो है जब चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी के अभियान के अंदर ये बाबर की तरफ से मिलके लड़ रहा था, तो बाबर ने एक बात बोली थी। बाबर ने अपने एक बात बोली थी कि इस चालाक अफगान से दूर रहिए। इस चालाक अफगान से दूर रहने के लिए हुमायूं को सलाह दी थी, क्योंकि इस पे ये बहुत ज्यादा चतुर मतलब लगा था, इसके माथे पर देख के लगा था बाबर ने कि ये बहुत ज्यादा चतुर है ना। और चंदेरी अभियान में ही शेर शाह ने कहा था अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो निश्चित ही मैं मुगलों को भारत की सत्ता से या भारत के धरातल से उखाड़ फेंकूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाबर जो यहाँ पे एंट्री हुई थी पानीपत के युद्ध के अंदर, उससे पहले भी भारत के अंदर अफगान जो चल रहा था, अफगान साम्राज्य यहाँ पे लगभग 1451 बहलोल लोदी के समय से 1526 इब्राहिम लोदी के समय तक ये अफगान साम्राज्य यहाँ पे चल रहा था। इसके बाद फिर ये बात शेर शाह सूरी ने बोली थी और ये कथन जो है सत्य प्रतीत हुआ। अब आप एक बात देखना, क्या शेर शाह सूरी ये बचपन का नाम था शेर शाह का, या शेर शाह सूरी तक के बनने का एक सफर था? हाँ, शेर शाह सूरी के फरीद से लेकर शेर शाह सूरी तक बनने का एक सफर था। सूरी क्या था? सबसे पहले एक ये वर्ड मैं आपको बता देना चाहूँ। सूर अफगानों के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता था, क्योंकि आप देखते हैं तुर्कियों के अंदर कई सारी जातियां हुआ करती, जैसे आपने देखा भाई ये इलबरी हुआ करता था, बलबनी हुआ करता था, या फिर चगताई तुर्की जो बाबर हुआ, ठीक है ना। तो ये आपने अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि अफगानों के अंदर आप शेर शाह को देखोगे, फरीद को देखोगे कि ये बिहार के अंदर लोहानी सरदार के यहाँ पे रहते थे, है ना। तो लोहानी भी एक अफगानों की जाति थी। तो ये सूर साम्राज्य से थे, ये सूर साम्राज्य से थे। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था की हम बात करते हैं दोस्तों। इनके जो दादा थे इब्राहिम, इनके दादा का नाम इब्राहिम लोदी नहीं था, इब्राहिम खान सूर था शेर शाह सूरी के दादा का नाम। और आप जानते हैं जब 1451 के अंदर बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा, तो बहलोल लोदी ने क्योंकि उस समय में जौनपुर एक पावरफुल यहाँ पे एक स्टेट हुआ करता था और हुसैन शासक की शासन कर रहा था, उसको दूर मतलब उसको पराजित करने के लिए अफगानों से गुहार लगाई थी, अफगानों से गुहार लगाई थी और भारत में एंट्री करने के लिए बोला था। तो उसी दौर के अंदर शेर शाह सूरी के जो दादा थे इब्राहिम सूर,
वो भी भारत में प्रवेश पाए थे और कहीं पंजाब के पास में बेजवाड़ा नामक स्थान पर उन्होंने अपना निवास बनाया था। तो बहलोल लोदी के समय में शेर शाह के दादा भारत के अंदर एंट्री पाए थे, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोदी के समय में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के समय में जो हिसार जो एक मुख्य यहाँ पे सूबा हुआ करता था, तो हिसार के अंदर जमाल खान के नाम से एक प्रमुख जो सूबेदार वहां पे कार्यरत थे और उस सूबेदार के रूप में पहले जो इब्राहिम सूर थे, देखो प्रारंभिक इब्राहिम सूर की बात करें तो घोड़े का व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन उस व्यापार के अंदर ज्यादा मुनाफा नहीं लगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं लगा, तो उसके बाद सेना में ये एंट्री हुई, सेना के अंदर इनकी एंट्री हुई और ये हिसार के जो सूबेदार थे जमाल खान, इनके यहाँ पे इसके बाद में मृत्यु के बाद में, दादा की मृत्यु के बाद में इनके पिता हसन खान सूर, ये उन्हीं जागीर के अंदर, उन्हीं सूबे के अंदर इनकी भी सेना के अंदर एंट्री हुई। लेकिन वही है कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है और जब उनको जमाल खान को हिसार की जगह बिहार का सूबेदार वहां पे बनाया गया और बिहार का सूबेदार बनाया गया तो हसन खान को वहां पे कुछ जागीरदारी दी गई, कुछ क्षेत्र दिए गए, है ना, वहां पे कुछ क्षेत्र वहां पे दिए गए, है ना। तो उन क्षेत्रों पे अब जो है ये फरीद, बचपन का नाम फरीद था, फरीद का जन्म जो है 1472 ईस्वी को हुआ था, जब पिता हसन खान ये अपना हिसार के अंदर वहां पे देख रहे थे, नौकरी वहां पे कर रहे थे, तो कहीं शायद 1472 में नारनौल में बताया जाता है कि फरीद का जन्म हुआ और फरीद का जन्म हुआ। फरीद के जो पिता थे हसन खान, उनकी 4 पत्नियां थी और 4 पत्नियों से 8 पुत्र, 4 पत्नियों से 8 पुत्र थे, है ना। जो पहली पत्नी थी शेर खान या फरीद जो है उसी की संतान थी और इन 4 पत्नियों में सिर्फ जो है पहली पत्नी जिनकी माता शेर खान थी, यही पत्नी अफगान वंश से संबंधित थी और अन्य तीनों पत्नी जो है वो जो उनकी दासियां हुआ करती थी, उनसे शादी हसन खान ने की थी। लेकिन हसन खान जो थे अपनी चौथी पत्नी जो थी, जिनके पुत्र का नाम सुलेमान था, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था ये हसन खान सूर। चौथी पत्नी जो उनकी हुआ करती थी वो अफगान नहीं थी, वो दासी थी, है ना। तो 22 वर्ष की अवस्था में जब ये विमाता, यानी कि जिसको हम सौतेली माता भी बोलते हैं, सौतेली माता के हस्तक्षेप के कारण अब शेर खान ने, यानी कि फरीद ने, शेर खान नहीं बना, अभी फरीद ने अपना घर छोड़ना पड़ा और जो जमाल खान जिसके यहाँ पे सूबेदारी कर रहे हैं, सूबेदार जो हुआ करते थे बिहार के, जिनके यहाँ पे हसन खान नौकरी करते थे, उनकी देन थी कि भाई जौनपुर के अंदर इनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा के लिए जौनपुर बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, जिसको सिराज ए हिंद भी बोला गया है। यहाँ पे सरकी डायनेस्टी हुई थी, है ना। जौनपुर जोना खान की याद में फिरोज तुगलक के द्वारा यह नगर बसाया गया था, आप जानते हैं, है ना। गोमती नदी के किनारे में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के ईस्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो जौनपुर शिक्षा का केंद्र सिराज ए हिंद जिसको बोला गया है, वहां पर जो है फरीद ने अपने प्रारंभिक अवस्था के अंदर अरबी भाषा का ज्ञान किया, फारसी भाषा का ज्ञान किया, गणित की शिक्षा प्राप्त की, है ना। व्यवहारिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, है ना। कोई विद्वता नहीं दिखानी थी भाई, है ना। व्यवहारिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। तो व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद और जो पिता के जो मालिक थे जमाल खान, उन्हीं की वजह से दोनों पिता और पुत्र के बीच में एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य, बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों के बीच में क्रिएट होता है। और दोनों के बीच में जब सामंजस्य क्रिएट होता है तो जो अपने पिता की जो जागीर मिली हुई थी, उनके अंदर 1497 के अंदर जागीर का जो प्रबंधक फरीद को बनाया गया और ये प्रबंधक जो है लगभग 1497 से 1518 तक, मतलब ये यहाँ पे मैनेजमेंट इनकी रही। लेकिन फिर वही बात थी, फिर वही चीज थी कि वो एक षड्यंत्र फिर दोबारा रचा गया। अब माता के द्वारा, क्योंकि अब वो वहां पे दूसरे भी पुत्र थे उनके, तो 1497 से 1518 तक अब जो है इन्होंने एक कार्य किया, ये दौलत खान लोधी की सेवा में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि वो दौलत खान लोधी कौन था? दौलत खान लोधी वही था पंजाब का सूबेदार जिसने भारत पर बाबर को आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी से ईर्ष्या रखते थे दौलत खान लोदी और गद्दी के लिए अपना यहाँ पे महत्वाकांक्षी ये थे, अपना हक जताते थे दौलत खान लोदी। 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने पंजाब, 2 नहीं 3, जिन्होंने बाबर को भारत के लिए आमंत्रित किया था। एक दौलत खान लोदी, एक इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, और बताया जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा भी थे जिन्होंने भारत के लिए इनको बाबर
बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है ना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ में जब इन्होंने दौलत खान लोधी से सिफारिश, क्योंकि सूबेदार था तो कहीं ना कहीं अब कनेक्शन तो इब्राहिम लोधी से तब तक तो था ही, 1518 की बात है ये, 1518-19 की बात है। और दौलत खान लोधी बाबर को आमंत्रित करता है 1525 के अंदर। तो अभी तो जो इब्राहिम लोधी का ये सेवक था, तो यहाँ पे अभी जो है तालमेल अच्छा था। तो दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी से सिफारिश की कि भाई जो पिता की जो जागीर है, हसन खान की जो जागीर है, वो फरीद को दे दी जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को इब्राहिम लोधी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन 1 साल के बाद ही हसन खान की मृत्यु हो जाती है और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो जागीर जो है शेर खान को या फरीद को वो जागीर प्राप्त हो गई दोस्तों, है ना। उस जागीर की मैनेजमेंट की, लेकिन जागीर तो प्राप्त हो गई, तब सुलेमान ने भी अपना हिस्सा यहाँ पे लेना मांगा। सुलेमान ने अपना हिस्सा यहाँ पे मांगना शुरू कर दिया। हिस्सा मांगा तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खान लोवानी, दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खान लोवानी की सेवा में चले गए। और वहां पे है ना उनके जो पुत्र हुआ करते जलाल खान, उनके संरक्षक वहां पे नियुक्त हो गए। वहां पे सेना नौकरी करने लगे, है ना, वहां पे नौकरी करने लगे। जागीरदारी पिता की मिली हुई थी, लेकिन वो रक्षा करने के लिए, है ना, कि एक साइड में मिल जाए, है ना, सपोर्ट हमारा वहां पे मिल जाए। तो उस वहां पे एक घटना ऐसी घटी, एक बार शिकार पर गए हुए थे और शिकार पर एक ही बार में एक शेर को मार गिरा। तो एक टाइटल दिया इनके द्वारा कि भाई जो वहां पे जो बिहार के जो दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खान लोवानी की शेर खान, इनको बोला गया शेर खान। ठीक है, अब ये फरीद से बन गए दोस्तों शेर खान। और वहां पे बेटे के जो उनके संरक्षक थे जलाल खान के, वो संरक्षक भी थे और शिक्षक भी थे। ठीक है ना, लेकिन वही बात है, जहां पे किसी व्यक्ति की तरक्की होती है, उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो दूसरे व्यक्ति ईर्ष्या करने लगते हैं। तो लोहानी जो अफगान हुआ करते थे और बाहर खान लोवानी के साथ में, तो वो शेर खान के साथ या फरीद से ईर्ष्या करने लगे। और वो जो बिहार के जो सूबेदार थे बाहर खान लोवानी, उनसे इनको हटाने की या इनके खिलाफ कान भरने की साजिशें रचने लगे। तो वही समय था, ये बात 1525 और 1526 के टाइम पीरियड की चल रही है। तो इधर बाबर भारत के अंदर एंट्री मारता है और पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर जो है इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। जैसे ही बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करता है, इधर दक्षिण बिहार के अंदर जो सूबेदार था अपना बाहर खान लोवानी, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और स्वतंत्र शासक मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। अब जब वो कान भर रहे थे दूसरे लोहानी सरदार, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। जब लगातार किसी व्यक्ति के बारे में एक निगेटिव बात सुनने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही है दोस्तों। तो बाहर खान लोवानी ने निर्णय लिया कि जो जागीर थी हसन खान की शेर शाह को जो मिली हुई थी, जिसकी रक्षा के लिए वो उनके दरबार में गया था, उसको बांटा जाए, उसके भाई को भी बांटा जाए, उसके भाई से उसके अंदर भी बांटा जाए। तो तब क्या किया, शेर खान ने वो जागीर अपने वहीं पे छोड़ के और बाबर की सेवा में आ गया। लगभग 15 वर्षों तक शेर खान या ये शेर शाह या फरीद, जब तक फरीद ही था, ये बाबर की सेवा में रहा 15 महीने तक। उसी समय में बाबर अपने युद्धों के अंदर व्यस्त था। पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा, जीता। घाघरा खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा और जीता। तब बात चल रही थी चंदेरी के युद्ध की। तो चंदेरी का वह युद्ध जो इसके मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया, उस युद्ध के अंदर बाबर के साथ मिलकर लड़ा था फरीद, यानी कि शेर खान बाबर के साथ मिलके लड़ा था। और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने या मुगलों ने यहाँ पे विजय पताका अपना फहराया था। लेकिन कुछ वही बातें हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं और षड्यंत्र रचने के बाद एक चीज फरीद ने नोट की थी कि भाई जो अफगानों की पराजय का जो कारण है, अफगानों को मुगलों के द्वारा उखाड़ फेंकने का जो कारण है, उसका कारण यह है कि इनके अंदर एकता नहीं है, एकता का अभाव था। एकता का तो अभाव था। दौलत खान लोधी बाबर को आमंत्रित करता है, आलम खान लोधी बाबर को आमंत्रित करता है, तो एकता का अभाव था। इस एकता को बनाए रखने के लिए, एकता को सुसंगठित करने के लिए दोबारा फिर ये अफगानों का एक दल बनाते हैं। और उस समय अफगान इब्राहिम लोधी तो हार चुके थे, मर चुके थे। उसके बाद में उनके भाई महमूद लोधी के नेतृत्व में वहां पर एक सेना जो है वो दोस्तों संगठित हो रही थी। अब जो सेना का नेतृत्व महमूद लोधी एक योग्य शासक यहाँ पे नहीं हुआ, सुल्तान की उपाधि उन्होंने हालांकि धारण कर ली थी।
तो कहने का ये है कि भाई ये संगठित करना चाह रहे थे, लेकिन ये लगता था इनके नेतृत्व में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सब वही बात यह कि अपने आप को महत्वाकांक्षी तो थे भाई फ्रीज बचपन से ही, है ना। योग्यता के बल पर ही ये अपनी फ्रीज से लेकर शेरशाह तक की यात्रा को पूरा करते हैं। ये विजय अभियान अपना पूरा करते हैं, योग्य थे, काबिल थे, है ना। तो ये महमूद लोदी के साथ में घाघरा के युद्ध में मुगलों के खिलाफ ये लड़े, लेकिन कहा जाता है जुनैद बरलास एक व्यक्ति थे, जुनैद बरलास, ये मुगलों की सूबेदारी इनको मिली हुई थी। इन्होंने कहा था कि मैं जरूर मतलब अफगानों के साथ तो मिलकर लड़ूंगा, लेकिन जो है अपना किनारा करके रखेंगे। तो घाघरा के युद्ध में ये शामिल तो जरूर हुए, लेकिन 100% इन्होंने अपना नहीं दिया, मतलब तटस्थ ये रहे, है ना। तो बाबर ने इनकी मतलब ये अपनी जो सेवा थी वो स्वीकार की, है ना। यही कारण है कि ये जानते थे शेर खान कि डायरेक्ट जो अगर हम पंगा लेंगे अभी मुगलों से तो अभी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, ये इतनी बड़ी पावर नहीं उस समय तक बने थे। यही चीज थी कि हुमायूं से ये बचते रहे जब तक अपने आप में इतनी पावर नहीं आई, जब तक इतनी शक्ति नहीं इनके पास आई, तब तक ये हुमायूं से भी संघर्ष के लिए बचते रहे। लेकिन जब बात पानी ऊपर सिर से ऊपर चला गया, तब ये अपने आप को मैदान में उतारा और हुमायूं को लगातार युद्धों के अंदर पराजित किया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अध कचरे उसमें मतलब पूरा काम नहीं हो सकता। तो अब जो है घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ ही मिलकर लड़ा, लेकिन फिर भी बाबर के द्वारा यह सेना को पराजित कर दिया गया। उसके बाद की घटना वहां बिहार के अंदर क्या चल रहा था उस समय में, तो बिहार जो जिनके यहाँ पे नौकरी कर रहे थे बहार खान लोहानी, जो मोहम्मद शाह के नाम के अपने आप को स्वतंत्र किया, उनकी वहां पर तब तक मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु होने के बाद ये दोबारा फिर जाते हैं और उनकी जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, वो अपने बेटे का संरक्षक दोबारा पे इनको नियुक्त वहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये घटना फिर ये दक्षिण बिहार के अंदर ये वहां पे पहुंच जाते हैं। इधर देखते हैं कि 1530 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है और 4 दिन के बाद बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अब बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है, भाइयों के अंदर साम्राज्य का विभाजन हुमायूं के द्वारा किया गया था। कामरान लश्करी हिंडाल को साम्राज्य विभाजित कर दिया गया था। ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कौन कौन से भाई को कौन सा राज्य यहाँ पे प्रोवाइड इनके द्वारा किया गया था। अब बात आती है संघर्ष की कि क्या से संघर्ष रहा 1532 से 1540 तक, जब तक ये कन्नौज के युद्ध में नहीं जीता तो फाइनली हुमायूं को नहीं पराजित कर जाता, तो उससे पहले कई लड़ाइयां जो है ये अपनी लड़ता है शेर खान। पंजाब को जीतता है कामरान से, फिर उसके बाद कामरान जो कि हुमायूं का भाई हुआ करता था, उसके बाद ये फिर अपना दोहरा का युद्ध लड़ते हैं। दोहरा का युद्ध जो है ये कहां पे हुआ, दोहरा के युद्ध में भी यही बात जो घाघरा के युद्ध में, क्योंकि अफगान फिर दोबारा संगठित होना चाह रहे थे और महमूद लोदी के नेतृत्व में ये संगठन बना था। फिर अपना तटस्थता का निर्णय शेरशाह ने लिया, शामिल जरूर हुआ लेकिन निर्णय लिया। तो तब महमूद लोदी जो है अपने आप को राजनीति से अलग थलग करके और जो है उड़ीसा चला गया, उड़ीसा भाग गया, जहां पर 1542 के अंदर महमूद लोदी की मृत्यु हुई। अब शेर खान जो है या अकेला स्वामी जो है ये बन गया, दक्षिण बिहार का स्वामी अपने आप को मान रहा था। और उसी समय की घटना है कि ये जो लोहानी अन्य सरदार थे, मोहम्मद शाह तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अफगान जो अन्य दूसरे लोहानी सरदार थे, इन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह से गुहार लगाई, बंगाल के शासक नुसरत शाह से गुहार लगाई कि भाई इनको हटाने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए यहाँ से, है ना। तो नुसरत शाह की जो साथ सेनाएं थी उनको भी पराजित शेर खान के द्वारा कर दिया गया, उनको भी पराजित कर दिया गया। लेकिन तभी घटना है कि नुसरत शाह की भी मृत्यु 1532-33 के अंदर बंगाल के अंदर हो जाती है। और उसके बाद में जो उसका बेटा और बेटे को हटाने के बाद उसका भाई जो मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, जिसके साथ में हम देखेंगे युद्ध भी होता है, संघर्ष भी होता है, सूरजगढ़ी का युद्ध भी होता है, तो है ना, वो योग्य शासक नहीं था वहां पर, है ना। तो और जो जलाल था, जो जिसके यहाँ पे संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, जो अल्प वैशक उस समय में हुआ करता था, वो भी यहाँ पे अब वैशक हो गया, वो भी अपने आप को गद्दी पर बैठाना चाहता था, है ना, शेर खान को हटाना चाहता था। लेकिन वो भी बिहार षड्यंत्र के तहत बिहार से बंगाल वो भी चले गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पूरे बिहार का स्वामी जो है शेर खान जो है यहाँ पे बन गया, हजरत आला की उपाधि मैंने बताया धारण की। तो दोहरा का युद्ध होता है, दोहरा के युद्ध में उसके बाद हुमायूं जो है चुनार का घेरा डालता है, लेकिन शेर खान जो है अभी भी चाहता था कि मैं मुगलों से संघर्ष ना करूं, जितना समय मिले उतना इनसे बचा जाए,
है ना, अपने आप को पावरफुली बनाना चाह रहा था तब तक, है ना। लेकिन चुनार के घेरे के अंदर जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला तो उनके अंदर एक ट्रीटी संधि शेर खान ने की कि भाई मैं अपने बेटे कुतुब खान को आपके अधीन भेज रहा हूँ और 500 सिपाहियों को 500 सैनिकों को मैं भेज रहा हूँ। हुमायूं ने इस ट्रीटी को नहीं माना और बोला कि भाई बड़े बेटे को भेजो। छोटा बेटा था कुतुब खान, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उस समय में गुजरात का सदर ये मुजफ्फर शाह का बेटा ये अपना वहां पे बहादुर शाह योग्य हुआ करता था और हुमायूं से उनका भी लगातार संघर्ष बन रहा था और तभी हुमायूं का कलिंजर अभियान समाप्त हुआ था। तो वो संधि माननी पड़ी शेर खान से और कुतुब खान जो है उनके अधीन चला गया और चुनार का प्रथम घेरा 1532 में डाला गया, दूसरा घेरा 1537-38 के अंदर डाला गया। दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर चुनार के घेरे के बाद में फिर दोबारा ये बंगाल के अंदर संघर्ष होता है, बंगाल को विजय करता है 2-3 बार बंगाल के अंदर, क्योंकि नुसरत शाह के समय मृत्यु हो चुकी थी और वहां पे मोहम्मद शाह शासन कर रहा था बंगाल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में बंगाल के विजय के बाद में फिर तेलियागढ़ी का युद्ध होता है। तेलियागढ़ी जो है शेर शाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह वो संघर्ष करता है बंगाल के शासक के साथ, वो विजिट करता है, ठीक है ना। अब सीधी डायरेक्ट जो है बात जो आएगी ये आएगी अपनी ये चौसा के युद्ध पर, यानी कि बक्सर के युद्ध पर। जो बक्सर दोस्तों पड़ता है ये आप भारतीय इतिहास में 2 बार आप देखोगे। एक आधुनिक भारत के अंदर 1764 में जो हेक्टर मुन्नो के अधीन बक्सर की जो लड़ाई एक संगठन के साथ लड़ी गई थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मिलकर लड़ रहे थे। और ये दूसरी लड़ाई थी यहाँ पे ये बक्सर की चौसा की जो लड़ाई थी, इसके अंदर शेर खान ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। बक्सर जो है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों करमनाशा नदी के किनारे। कौन सी नदी? करमनाशा नदी के किनारे पड़ता है और वहां पे ये इनको पराजित कर देते हैं, हुमायूं को पराजित कर देते हैं और अपने आप को सुल्तान की उपाधि से सुशोभित करते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पहले जो सल्तनत के शासक हुआ करते थे वो सुल्तान का टाइटल धारण करते थे, वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन जैसे ही मुगलों की एंट्री हुई, चगताई तुर्कियों की एंट्री हुई, तैमूर के वंशज की एंट्री हुई, मंगोल के वंशज चंगेज खान के वंशज की एंट्री हुई, है ना, तो इन्होंने अपने आप को सुल्तान की जगह पे बादशाह के नाम से अपने आप को गद्दी पर बैठाना शुरू कर दिया। बादशाह हुमायूं, बादशाह बाबर, बादशाह अकबर, बादशाह जलालुद्दीन, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब, है ना। तो लेकिन दोबारा फिर जब शेर खान 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में जो गंगा नदी के किनारे पे लड़ा गया दोस्तों, इसमें भी हुमायूं को पराजित करता है और सुल्तान की उपाधि मैंने बताया चौसा युद्ध में धारण करता है। तो पिछले जो अफगान हुआ करते थे, लोधी अफगान हुआ करते थे, उनके साम्राज्य से अपने साम्राज्य को कनेक्ट करने की यहाँ पे दोस्तों कोशिश शेर खान के द्वारा की गई। अब जो है हुमायूं पराजित कर दिया गया और हुमायूं जो है निर्वासन काल हुमायूं का शुरू हो गया 1540 से 1555 के बीच में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा शेर खान का, जो कि अब शेर शाह बन चुका था, चालाक अफगान इनको बोला गया है, चालाक अफगान भी बोला गया है ना। तो दुर्भाग्य ये रहा कि ज्यादा समय जीवित नहीं रहे और 5 वर्षों मतलब 1540 से 45 तक, लेकिन इन 5 वर्षों में इन्होंने वो कार्य किया जो अन्य शासक 40-40, 50-50 वर्षों तक भी नहीं कर पाए, है ना। अकबर का पूर्वगामी इनको बोला जाता है, अकबर का पथ प्रदर्शक इनको बोला जाता है शेर खान को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकबर का पूर्वगामी किसको बोला गया, अकबर का पथ प्रदर्शक किसको बोला गया। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना आपने, जो 5 वर्ष का जो समय मिलता है, इन 5 वर्षों के अंदर अभियान तो थे, संघर्ष तो थे, कलिंजर का अभियान हुआ, मारवाड़ मेवाड़ का अभियान हुआ, बंगाल का अभियान हुआ, ये कई सारे अभियान तो अभी एज इट इज बचे हुए थे। लेकिन इन्हीं के साथ साथ में, इन्हीं के बीच में एक दिन एक स्टूडेंट जो लाइव क्लास के अंदर पूछ रहा था कि सर शेर शाह सूरी को 5 साल का समय मिला, बाबर को 4 साल का समय मिला, फिर ऐसा क्या कि शेर शाह सूरी ने इतने ज्यादा सुधार, इतने ज्यादा रिफॉर्म जो है भारत के अंदर किए और जो बाबर नहीं कर पाया, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन प्रारंभिक अवस्था भारत की शेर शाह सूरी ने देखी हुई थी, लगातार वो मुगलों की सैन्य व्यवस्था से भी जानकारी उनको प्राप्त थी और वो लगातार हुमायूं का शासन भी देख रहा था, है ना। तो वो जानकारी और जागीरदार के रूप में भी कार्य किया था, कुछ जागीरें जो है शेर शाह को प्राप्त भी हुई थी, है ना। तो वहां पे है ना एक मैनेजर, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट जो है अपनी इन्होंने बिठाई हुई थी, क्योंकि बहुत प्रॉपर जानकारी इनको वहां पे दोस्तों थी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में फिर ये अभियान करते हैं। एक अभियान ऐसा था इनका मारवाड़ का अभियान, जिनको ये मारवाड़, हाँ मारवाड़ के पहले अभियान से पहले एक अभियान होता रायसीन विजय। रायसीन विजय एक ऐसी विजय थी इनकी जो इनके माथे पर धब्बा
जो शेर शाह की एकमात्र ऐसी विजय थी जो माथे पर धब्बा थी, क्योंकि रायसीन का जो शासक हुआ करते थे पूरणमल, जब रायसीन को विजय नहीं कर पाए शेर शाह सूरी, तो एक अपने बेटे के माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की और पूरणमल ने वह समझौता स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करने के बाद दोबारा फिर उन पे अत्याचार ढाए गए, उनको मारा गया, पत्नियों ने उनकी जो महिलाएं थी उन्होंने वहां पे जुहूर किया। तो ये जो है धोखे से ये कार्य किया गया। तो ये ही शेर खान के जीवन चरित्र पर एक धब्बा है, रायसीन विजय ही एक धब्बा है। इसके बाद में मारवाड़ मेवाड़ ये सेमल का युद्ध ये दोस्तों होता है, यहाँ के शासक मालदे होते हैं, है ना। तो एक ये युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद में फिर जो अपना एक संघर्ष जो है, अंतिम संघर्ष कलिंजर की विजय होती है। कलिंजर देखो, हुमायूं का अभियान, पहला अभियान कलिंजर का था। कलिंजर मैंने बताया आपको, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के बांदा जो जिला पड़ता है, बांदा जिले के अंदर ये अपना पड़ता है। बुंदेलखंड की कुंजी भी कलिंजर को दोस्तों बोला जाता है। ओके, कलिंजर का किला। तो यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे कलिंजर के, जब वो उस किले के अंदर एंट्री नहीं पाए शेर खान या शेर शाह सूरी, तो उसको तोप से उड़वा दिया गया। तोप वहां पे लग रही थी, तो एक तोप जो है दीवार पे लगने के बाद वापस आई, उस उक्का नामक तोप के फटने से शेर खान की मृत्यु दोस्तों यहाँ पे हो गई। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप देखना इसके अंदर ये आपका पूरा अभियान क्रम कंप्लीट हो गया। अब प्रशासन कैसा था, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, मुद्रा व्यवस्था के साथ साथ में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, भू राजस्व में क्या सुधार शेर शाह के द्वारा किया गया, सिक्कों के अंदर क्या सुधार किया गया, स्थापत्य के अंदर क्या सुधार शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया, इन चीजों पे आप काम करना दोस्तों। तो प्रशासन के अंदर हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन था, राज्य प्रशासन नहीं था, प्रांतीय प्रशासन नहीं था। प्रांतीय प्रशासन के बारे में आत्मशरण गुप्त बोलते कि था, लेकिन विस्तृत जानकारी हमें प्रांतीय शासन की नहीं मिलती। केंद्र के बाद डायरेक्ट जिलों की मिलती है, केंद्र के बाद डायरेक्ट जिलों की मिलती है, और जिले के बाद हमें मिलते हैं परगने, परगने के बाद हमें ग्राम की जानकारी मिलती है। तो केंद्र शासन मतलब सेंट्रलाइजेशन पावर थी, पूरी केंद्रीकृत सत्ता थी, पूरी केंद्रीकृत जो पावर थी वो स्वयं शेर शाह के पास थी। उसके सहायता देने के लिए, शेर शाह को सहायता देने के लिए 4 विभाग बनाए गए थे। वे 4 विभाग कौन कौन से हुआ करते थे दोस्तों? दीवान ए विजारत, इस सल्तनत काल से बड़े आ रहे ही विभाग थे। दीवान ए विजारत, आप जानते हैं महमूद गजनवी के समय में अब्बास फजल बिन अहमद वजीर हुए, फकरे मुदब्बिर जो है अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वजीर हुए, जुनैदी इसामी इल्तुतमिश के समय में वजीर हुए। इसके बाद में आप देखोगे कि बलबन ने वजीर की शक्ति को घटाया और वजीर के साथ में उप वजीर का पद शुरू किया। बलबन ने उप वजीर का शुरू किया और ख्वाजा खातिर को उप वजीर बनाया। फिर यही ख्वाजा खातिर जो है जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के समय में वजीर हुए, और अलाउद्दीन ने क्या किया, ये वजीर का जो पद था ये सेना से संबंधित लोगों को देना शुरू कर दिया, जैसे कि मलिक काफूर को भी वजीर का पद दिया गया। उसके बाद में अहमद अयाज वजीर बने। फिर मोहम्मद तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक के समय में ये वजारत का स्वर्ण काल था, और खाने जहां तेलंगानी उसके बाद उसका बेटा वजीर बना। ये गोल्डन पीरियड विजारत का रहा। उसके बाद में मियां बुआ सिकंदर लोदी का वजीर था, और सैयद शासकों के समय में भी कई सारे वजीर दोस्तों बने, मलिक तोफा, सवर उल मुल्क, है ना। तो मैं यहाँ विजारत की बात कर रहा था, तो दीवान विजारत का पद यहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों, सहायता देने के लिए शेर शाह सूरी की। और दीवान विजारत के बाद में दीवान अर्ज, सेना से संबंधित एक विभाग था जो बलबन ने शुरू किया था, है ना, जिसका प्रमुख आरिज ममालिक होता था। इस पद की शुरुआत की, और ये भी पद जो है शेर शाह को मदद देता था। इसके बाद में दीवान इंसा होता था, दीवान ए इंसा यहाँ पे मदद देने के लिए होता था। और चौथा विभाग दीवान रिसालत। तो ये 4 विभाग जो है शेर शाह सूरी को मदद करते थे, दीवान विजारत, दीवान अर्ज, दीवान इंसा, दीवान रिसालत। ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया प्रांतीय शासन नहीं था। फिर जिलों पे बात करते हैं, जिले के अंदर 2 अधिकारी हुआ करते थे। सेना से संबंधित जो अधिकारी था, फौजदारी जो कार्य था, वो कार्य होता था दोस्तों सिकदारान। और जो राजस्व से संबंधित होता था या वित्तीय संबंधित होता था, दिवाली कार्य होता था मुंसिफान। जिले के अंदर सिकदारान, मुंसिफान। और जिले के अंदर जो नीचे कार्य करता परगने के अंदर, ये ही सिकदारान, ये सिकदार में कन्वर्ट हो जाता है, और मुंसिफान ये मुंसिफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
तो सिकदार मुंसिफ है ना, कार्य वही सेना संबंधित, न्याय व्यवस्था से संबंधित, ठीक है ना, इन दोनों पे आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में ग्राम आता था, ग्राम स्थानीय शासन थे, है ना, ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम के चौधरी हुआ करते थे, ग्राम के मुकद्दम थे, है ना। आप जानते हैं कि इन्हीं के कोई प्रॉपर यहाँ पे नियुक्ति नहीं होती थी किसी अधिकारी ग्राम के अंदर, यही कार्य होते थे। आजकल भी आप ग्राम के अंदर देखते हैं कि गाँव के अंदर मुखिया, एक परिवार होता है, मुखिया होगा, है ना, मुखिया वर्ग होता है, या बोलते हैं नंबरदार, ये नंबरदार थे। ये प्रथा जो है उसी समय से चली आ रही थी, ये प्रथा उसी समय से चली आ रही थी, मुखिया वर्ग की, नंबरदार वर्ग की, है ना। ये इन्हीं का कार्य होता था, ग्राम से वसूली का कार्य यही लोग करते थे। ग्राम के अंदर कोई घटना होती थी, चोरी की घटना होती थी, कोई लूट होती थी, तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी, इन्हीं को दंड मिलता था बाद में, है ना, जो नंबरदार या मुखिया परिवार होते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रशासनिक ढांचा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था, 4 विभाग उसके अंदर थे, प्रांतीय नहीं था, जिले थे, जिले के अंदर सिकदार सिकदारान, मुंसिफ मुंसिफान, और परगने के अंदर सिकदार और मुंसिफ, और ग्राम के अंदर ये लोग हुआ करते थे। इसके बाद में भू राजस्व व्यवस्था देखिए कि भू राजस्व व्यवस्था शेरशाह सूरी की कैसी थी। भू राजस्व व्यवस्था शेरशाह सूरी की, आधुनिक भारत के अंदर आप एक व्यवस्था देखोगे, रेतवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि आप 3 व्यवस्था आधुनिक भारत के अंदर देखते हैं। 3 व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, है ना। तो स्थायी बंदोबस्त में डायरेक्ट जमींदार से संपर्क होता था, किसानों से कोई लेन देन नहीं था सरकार का। रेतवाड़ी में डायरेक्ट किसान का सरकार से संपर्क होता था, कोई बीच में बिचौलिया वर्ग नहीं होता था। और महलवाड़ी में कि गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो नंबरदार होता था, वो पूरी वसूली करता था और वो डायरेक्ट सरकार को देता था, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की व्यवस्था। तो शेरशाह सूरी ने रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, शेरशाह सूरी ने रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, और भू राजस्व के अंदर कई सारे सुधार किए। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रणाली थी, मसहात प्रणाली, उसको लागू रखा, उसको लागू किया। मुल्तान के अंदर जो कर था वो थोड़ा सा कम लगता था और अन्य करों की जगह पे। एक अपवाद यहाँ पे भू राजस्व सुधार से संबंधित शेरशाह सूरी का मिलता है। अपवाद क्या था? अपवाद यह था कि जो भूमि थी, भूमि को 3 भागों में बांटा हुआ था, और 3 भागों के अंदर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। लेकिन अपवाद ये था, भूमि को तो विभाजन कर दिया, लेकिन कर जो है उस आधार पे विभाजित नहीं किए थे कि उत्तम प्रकार की भूमि पर इतना कर दिया जाएगा, मध्यम प्रकार की भूमि पर इतना कर लिया जाएगा, और निकृष्ट प्रकार की जो भूमि थी दोस्तों, उससे इतना कर लिया जाएगा, है ना। ये अपवाद दोस्तों यहाँ पे जानने को हमें मिलता है। ये भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके बाद में आप देखना कि सेना व्यवस्था कैसी थी। सेना व्यवस्था कैसी थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई दाग और हुलिया प्रथा को दोबारा से शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया। दाग और हुलिया प्रथा, क्योंकि ये मिक्स मतलब हो जाते थे, है ना, ये यहाँ पे अब ये चिन्हित हो जाते थे दाग से, ये हुलिया पत्ती से अब ये चिन्हित हो जाते थे। तो उस सेना को लगातार अपने आप मतलब संगठित ये लोग रखते थे। सेना संबंधी सुधार किया, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। जो पहले घिसे पिटे जो सिक्के चल रहे थे, घिसे पिटे सिक्कों को बंद किया, सोने का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का रूपा। देखो आप ध्यान रखना इस चीज का, चांदी की पहले अदली चलाई जाती थी मोहम्मद तुगलक के समय में, चांदी का टंका चलाया जाता था इल्तुतमिश के समय में, चांदी का ससगनी चलाया जाता था फिरोज तुगलक के समय में, लेकिन यहाँ चांदी का रूपा चलाया। शेरशाह ने चांदी का रूपा चलाया, तांबे का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया। 23 टकसाले जो है इनके समय में हुआ करती। सबसे पहले टकसाल, आप बताइए, अगर आप लोगों में देख रहा हूं मैं कौन कौन कंप्लीट वीडियो ये दिख रहा है कि सबसे पहले जो टकसाल की जो जानकारी मिलती है किसके समय मिलती है, किस सल्तनत के शासक के समय में टकसाल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो टकसाले 23 टकसाले शेरशाह सूरी के समय में थी। तो ये सेना से, ये सिक्कों से संबंधित बातें दोस्तों थी। अब बात करते हैं इनकी व्यापार उन्नत था, क्योंकि जगह जगह पर जो है चौकीदार रहा करते थे। सरायों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। जो प्राचीन भारत के अंदर अगर व्यवस्था देखिए, आज हम जीटी रोड हम देखते हैं, ये जीटी रोड हमारा बना हुआ है, पाकिस्तान से बंगाल तक हमारा जीटी रोड है। तो ये पहले बनाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गया था, लेकिन इसमें सुधार जो किया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जब तक लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1838 के अंदर ग्रांड ट्रक रोड नाम नहीं दिया गया, जीटी रोड नाम नहीं दिया गया, उससे पहले ये अपना शेरशाह सूरी रोड या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से ही दोस्तों जाना जाता था। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये शेरशाह सूरी रोड, इसके अलावा कई सारे रास्ते जो आगरा से जोधपुर चित्तौड़ को कनेक्ट करता था, जो आगरा से बंगाल को, आगरा से बुरहानपुर को कनेक्ट करता था, कई सारे मार्ग जो है शेरशाह सूरी के दोस्तों द्वारा यहाँ पे बनाए गए। तो ये व्यापार में, रास्तों में, है ना, मार्गों के अंदर बहुत सारे सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए। एक मुख्य सुधार स्थापत्य के अंदर जो जानकार बताते हैं कि बहुत बड़ा ये योगदान शेरशाह सूरी का रहा
कि कई सारे वो जो जैसा दीनपना नगर जो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था उसको तुड़वाकर शेरगढ़ नगर बनवाया गया, जो दिल्ली का छठा नगर दोस्तों उस समय में हुआ करता था। दिल्ली का छठा नगर उस समय में हुआ करता था, शेरगढ़ नगर बसवाया, है ना। इसके अलावा कई रोहतासगढ़ दुर्ग जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर बनवाया गया अपने आप को संगठित करने के लिए, मुगलों को वहां से रोकने के लिए। और इसके साथ साथ में जो मुख्य जो जानकारी स्थापत्य के अंदर मिलती है दोस्तों, वो इनका खुद का मकबरा है, खुद का मकबरा है। बिहार के अंदर सासाराम जिले के अंदर इनका स्वयं का मकबरा है, झील के बीच में मकबरा बना हुआ है। उस मकबरे की बोले जाते हैं कि पूर्वकालीन जो स्थापत्य थी, पूर्वकालीन स्थापत्य की पराकाष्ठा थी, पूर्वकालीन स्थापत्य की पराकाष्ठा थी। और नई जो शैली जो अब जन्मी उसकी शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे की गई, ठीक है ना। तो ये बात स्थापत्य के अंदर। धार्मिक रूप से कैसा था शेरशाह सूरी, धार्मिक रूप से कैसे थे शेरशाह सूरी? तो धार्मिक अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो धार्मिक रूप से हम देखेंगे कि भाई जिहाद का नारा तो उन्होंने दिया था खानवा के युद्ध में, सॉरी वो तो बाबर की हम बात करें, जिहाद का नारा रायसीन जब विजय की थी तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। लेकिन दोस्तों वो युद्ध की आवश्यकता हो जाती है, कई बार अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ता है ना। जिहाद का नारा दिया था, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं चित्तौड़ अभियान में राणा रतन सिंह रावल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारा जाता है, और जो पद्मावती जो होती थी उनकी जो कथा है वो शेरशाह सूरी के समय में ही जाट इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, है ना। अगर इतनी कट्टरता होती तो फिर ये शायद ना भी लिख पाते, है ना। तो हम पूर्णतः इनको कट्टर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो धार्मिक रूप से ठीक थे, अपने धर्मनिरपेक्षता सहिष्णु से शासक हुआ करते थे। हालांकि कई कार्य असहिष्णुता पूर्वक भी इन्होंने किए, ठीक है ना। तो ये चीज आप देखेंगे। तो ये शेरशाह से संबंधित कंप्लीट जो है जानकारी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड की, बिना रुके बिना थके। इसके बाद अगर नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर मैं छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा, और छोटी सी वीडियो के अंदर इसके उत्तराधिकारियों के बारे में वर्णन करूंगा, इस्लाम शासुर के बारे में वर्णन करूंगा, ठीक है। और फिर हम डायरेक्ट आएंगे अकबर से संबंधित। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको बहुत ही पसंद ये वीडियो आई तो आप इसके अंदर कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। जय हिंद।